एवरीवन, ये एसजीपी का पार्ट 5 है। आज हम आर्क इंटरप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने टाइप ऑफ फॉल्स के बारे में पढ़ चुका है। अब इसमें आर्क इंटरप्शन देखेंगे। आर्क इंटरप्शन हमारे दो मेथड से हो सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड में हमें दो थियरी पढ़ना है, रिकवरी रेट थियरी या स्लैपियन थियरी जिसे कहते हैं, दूसरा एनर्जी बैलेंस थियरी। इसमें हम आरआरबी, स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस स्विचिंग, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला हाई रेजिस्टेंस मेथड है। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड, यदि हमारा करंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक हो तो हमारा बहुत लो करंट होगा। लो करंट में कभी भी आर्क नहीं लगता, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस का मान बहुत अधिक कर दें सर्किट में तो हमारा आर्क लगने का डर ही नहीं होता है। दूसरा हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड जो होता है, ये एसी सर्किट में यूज होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमें दो थ्योरी को पढ़ना है। तो यदि आप नोट्स करना चाहते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड का तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि लो रेजिस्टेंस मेथड। यह जो मेथड होता है यह एसी सर्किट में यूज होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में करंट वेव 1 सेकेंड में 100 बार 0 पॉइंट से गुजरती है। साइन वेव डायग्राम में जब हमारा जीरो पॉइंट पे हमें जब करंट आता है उसी समय हमें आर्क को इंटरप्ट करना चाहिए, यानी आर्क को बुझाना चाहिए। इसके एडवांटेज है कि जो कंटेंट गैप के क्रॉस ट्रांजिएंट वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है। यही उसके मतलब एडवांटेज होते हैं, ठीक। अब इसी के अंतर्गत हमें दो थ्योरी को पढ़ना है। देखिए कि इसके एडवांटेज यही है कि कंटेंट गैप के क्रॉस ट्रांजिएंट वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है। इसके दो थियरी है। पहला हमारा रिकवरी रेट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता रहे हैं। पहला हमारा रिकवरी रेट थियरी, जिसे कि हम स्लैपियन थियरी कहते हैं। इस थियरी के अंतर्गत हमें आर्क जो लग रही है उसमें इलेक्ट्रॉन और आयन को रिमूव करना होता है। जो कंटेंट गैप के बीच में जो आर्क हमारी लग रही हैं, ये आर्क जो लग रही हैं, ठीक है, तो उसी को इंटरप्ट करने यानी बुझाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन तथा आयन को रिमूव करना होता है। इस इलेक्ट्रॉन और आयन को रिमूव करने के लिए हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन और आयन को रिकम्बाइन कर देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन और आयन रिमूव हो सके, या फिर इंसुलेटिंग मीडियम को गैप में इंसर्ट किया जाता है, यानी कि गैप में डाला जाता है, तभी इंटरप्ट होगा। और ये आर्क तभी हमारा इंटरप्ट होता है जब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि आयन के रिमूव होने का रेट आयोनाइजेशन यानी कि आग लगने से अधिक हो, आयन के रिमूव होने का रेट आयोनाइजेशन से अधिक हो, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से तेजी से बढ़े, तभी हमारा आर्क बुझता है, नहीं तो नहीं बुझता है। इसे हम डायग्राम के सारे देख, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसे हम डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे आर्क एक्सटिंग्विशर मतलब आर्क बुझने पर है। यदि हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं ऊपर में दिखाया गया है डीएस जिसे कर रहे हैं, और इस स्ट्राइकिंग वोल्टेज जिसे आरबी है उससे नीचे, यानी कि इसमें इस फिगर के अनुसार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक है स्ट्राइकिंग वोल्टेज से, तभी हमारा आर्क बुझेगी, ठीक है। अन्यथा यदि हमारी स्ट्राइकिंग वोल्टेज अधिक हो, देखिए इस फिगर में स्ट्राइकिंग वोल्टेज आरबी ऊपर है, डीएस नीचे, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम, अगर ऐसा स्थिति होगा तो हमारा आर्क नहीं बुझता है, ठीक है। तो ये हमारा स्लैपियन थ्योरी था। इस थ्योरम के अनुसार यही नियम होता है, या रिकवरी, ठीक है, स्लैपियन थ्योरी था। अब दूसरा हमारा एनर्जी बैलेंस थ्योरी, जैसा कि पढ़ा कि लो रेजिस्टेंस मेथड में हमें दो थ्योरी पढ़ना है, एक तो स्लैपियन थ्योरी पढ़े, दूसरा हमारा एनर्जी बैलेंस थ्योरी, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस थ्योरी देख लेते हैं कि एनर्जी बैलेंस थ्योरी होता है क्या। तो एनर्जी बैलेंस थ्योरी के आधार पर जो करंट जीरो होने के तुरंत बाद हमारा कंटेंट स्पेस में आयोनाइज स्पेस होती है और एक निश्चित पोर्ट जीरो रेजिस्टेंस होता है। जब करंट जीरो पर पावर जीरो हो जाती है और आर्क बुझने पर पावर फिर से जीरो हो जाती है, तो इन दोनों की स्थिति के बीच में स्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण पावर बढ़ती है और मैक्सिमम पहुंचने के बाद आर्क बुझने के बाद जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इस बढ़ी हुई पावर से जनरेटेड जो हीट है वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो सके। यदि हमारा रिमूव होने का रेट हीट जनरेट करने से यदि हमारा रिमूव होने का जो रेट है, ठीक है, हीट जनरेट करने से ज़्यादा है, ठीक है, तो अन्यथा की स्थिति में आर्क अधिक
साइकिल के बढ़ जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज या एंड रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसे कहते हैं? तो जब आर्क में एक्सटिंग्विश होता है या आर्क बुझने वाला होता है तो जो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस ट्रांजिएंट वोल्टेज आता है उसी को हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। मतलब कि जब हम आर्क बुझने वाली होती है तो सर्किट ब्रेकर के कंटेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है अचानक से नॉर्मलाइज नहीं हो पाता है, ट्रांजिएंट कंडीशन में रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली जब हमारा, और रिकवरी वोल्टेज किसे कहते हैं? तो फाइनली हमारा जब हमारा आर्क हमारा एक्सटिंग्विश हो जाता है तो उस समय जो हमें मिलता है उस समय पावर फ्रिक्वेंसी और आरएमएस वोल्टेज जो ब्रेकर के क्रॉस फाइनल एक्सटेंशन के बाद मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किसे कहते हैं? तो रिकवरी आर्क इंस्टेंशन के समय जब हम आर्क पूछता है उस समय जो इंस्टेनियस वोल्टेज होता है, ठीक है, उसी को हम एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इस फिगर के अनुसार अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला डायग्राम डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है साइन वेव में वो हमारा वोल्टेज है और ये करंट को दिख रहा है, और जो ये ऊपर नीचे हो रहा है ये हमारा फॉल्ट है। ठीक है, तो आर्क है, जो हमारा आर्क हो रहा है इंटरप्ट हो रहा है कैसे करके, तो इस प्रकार ये हमारा वोल्टेज करंट और आर्क को इस फिगर के अनुसार दर्शाया गया है। तो हमें आर्क इंटरप्शन मेथड में मैंने देखा हाई रेजिस्टेंस मेथड, जिसमें क्या यदि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक होती है तो आर्क लगने का डर ही नहीं, करंट लो रहेगा तो आर्क लगने की डर नहीं रहती है। और दूसरा हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड ये एसी सर्किट में यूज होता है, जिसके अंतर्गत हमने दो थ्योरी पढ़ा, एक स्लैपियन थ्योरी पढ़ा जिसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन और आयन को रिमूव करना होता है। ठीक है, उसे रिमूव करने के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के आयन और इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन करते हैं या फिर उस कंटेंट गैप के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम को इंसर्ट कर यानी कि डाला जाता है, जिससे कैसे भी करके वो इलेक्ट्रॉन और आयन रिमूव हो सके। तो उसके बाद मैंने एनर्जी बैलेंस थ्योरी पढ़ा अभी। फिर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज देखें कि जो फाइनली आर्क एक्सटेंशन के बाद जो हमारे पावर फ्रिक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज जो प्राप्त होता है वही हमारा रिकवरी वोल्टेज होता है। और स्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने पढ़ा कि जब हमारा आर्क एक्सटेंशन होता है तो कंटेंट गैप के क्रॉस जो हमारा ट्रांजिएंट वोल्टेज रहता है, ठीक है, वही हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहलाता है। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किसे कहते हैं? ये हमारा डिफिनेशन 2-2 नंबर का पूछता है एग्जाम में, तो इन सब डिफिनेशन को जरूर नोट करें। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो होता है रिकवरी आर्क एक्सटेंशन के समय जो इंस्टेनियस वोल्टेज होता है वही हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। और ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो होता है ये निम्न पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है चलिए देख लेते हैं इसके आगे है। इसे आप नोट कर लीजिए कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हमारे पावर फैक्टर, आर्मेचर रिएक्शन, सर्किट कंडीशन, इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरआरवी रेट ऑफ राइजिंग और स्ट्राइकिंग वोल्टेज किसे कहते हैं? ये बराबर वीएम अपॉन रूट एल सी, जिसमें कि यल हमारा जो सीरीज इंडक्टेंस, सी हमारा शंट कैपेसिटेंस है और वीएम हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, तो आरआरवी बराबर होता है वीएम अपॉन रूट एल सी। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वी बराबर वीएम 1 माइनस कॉस टी बाई रूट एल सी। इसमें वीएम जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, एल हमारा सीरीज इंडक्टेंस, सी शंट कैपेसिटेंस। यदि हमारा एलसी का मान लो हो जाए तो उस समय ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाती है। अगर हम ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस एलसी का मान यदि हमारा अधिक है तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा इस फार्मूला के अनुसार, तो हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो हमें एलसी का मान अधिक ही रहना चाहिए। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसे हम नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम मैक्सिमम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज निकालने के लिए हमें टी बराबर पाई रूट एल सी लेना पड़ेगा, तभी हमें निकल पाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। जैसे कि टी बराबर हम पाई रूट एल सी लेते हैं, टी बराबर तो रूट एल सी कट जाएगा, बचेगा वी बराबर वी एम 1 माइनस कॉस पाई, इसमें कॉस पाई का मान होता है -1, तो वी बराबर 2 वी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वी बराबर
2 VM हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस स्विचिंग जैसे कि हमने बोला कि अभी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी अधिक होने पे रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग में इसी को अनुसार मतलब कि RRB और ट्रांजिएंट ऑसिलेशन की सेवर्टी को कम करने के लिए ही सर्किट ब्रेकर के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ताकि जो आर्क करंट जो होता है इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस जो अवरोध है इसके कारण हमारा आर्क लो हो जाएगा, यानी कि आर्क करंट जो होता है वो कम हो जाएगा और वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड में इसको फिगर के अनुसार देखते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग को, इसे आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम देखते हैं, ये फिगर है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो होता है कि आर्क करंट जो होता है वो रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज और RRB से घट जाते हैं। रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली स्फीयर गैप के माध्यम से ऑटोमेटिक स्विच इन किया जाता है। देखिए स्फीयर गैप आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है। इसमें इसका रेजिस्टेंस स्विचिंग का फार्मूला होता है R = 1/2√L/C, जिसमें जो हमारा R है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इसमें यदि हमारा रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो या कम हो तब तो हमारा ट्रांजिएंट ऑसिलेशन नहीं होता है। ठीक है, यदि अन्यथा हमारा ऑसिलेशन होगा। ठीक है, करंट चॉपिंग किसे कहते हैं? अभी हमने बोला कि जो करंट को इंटरप्ट करना चाहिए, यानी उसको बुझाना चाहिए जब करंट 0 पॉइंट पे आए तब। उससे पहले यदि करंट बुझ जाए तो वही हमारा करंट चॉपिंग कहलाता है। करंट चॉपिंग को इसके अगले वाला वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में सर्किट ब्रेकर अपलोड होगा। अभी तक आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आज हमने आर्क इंटरप्शन मेथड पढ़ा, रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस स्विचिंग, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, इन सबको इस वीडियो में कवर किया है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।